चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहता था कि मेरे पास मेनली तीन ही इनपुट डिवाइस होंगे, ठीक है, तीन ही हार्डवेयर होंगे। पहला एक इनपुट डिवाइस होगा, दूसरा एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा जो इनपुट डिवाइस के डेटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, और एक होगा तुम्हारा आउटपुट डिवाइस जो क्या करेगा कि आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी इनपुट है आपने दिया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आया उसे क्या किया, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। ओके, चलिए, डिजिटल कंप्यूटर सिंपल डिफिनेशन की बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा प्रोग्रामेबल मशीन है जो क्या कहता है कि हम इनपुट लेंगे और बाइनरी फॉर्मेट में लेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी आप प्रोग्राम लिखे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा, ओके, उसे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। सिंपल डिफिनेशन की बात करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा मशीन जो इनपुट इनपुट डिवाइस से एक्सेप्ट करता था इन द बाइनरी फॉर्मेट, मतलब जो इनपुट आप देते थे वो पहले बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता था, देन उसे प्रोसेस करते थे अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज नोन एज प्रोग्राम, और जो भी आउटपुट आता था वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता था, बट नॉट इन डिजिटल, नॉट इन बाइनरी फॉर्मेट, इट इज। हाँ, तो चलिए, डिफिनीशन सिंपल यही था। क्या कहता था कि इनपुट बाइनरी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग करेगा, जो भी आप प्रोग्राम लिखे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो कहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर का सिंपल डिफिनीशन। बात करते हैं जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो सिस्टम आज हम यूज कर रहे हैं आज के एरा में, ठीक है, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। जो आप लैब में इस्तेमाल करते हैं, जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। उनमें मेन जो पार्ट्स होते हैं यही होते हैं। आप देखे होंगे आपके पास कीबोर्ड और माउस होगा, दैट इज इनपुट डिवाइस। एक सीपीयू होगा जिसके थ्रू हम इनपुट देते थे और वो सारा इनपुट एक्सेप्ट होता था, उसके सीपीयू के पास जाता था बाइनरी फॉर्मेट में, वो काम करता था। काम करने के बाद जो आउटपुट होता है उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करता था। ओके, दैट इज मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। तो मेन तीन ही पार्ट होते हैं हमें। पहला क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया आउटपुट डिवाइस, ओके, देन एक हो गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलिए, पहले पार्ट की बात करते हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मींस वो दोज हार्डवेयर विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, डेटा टू द सिस्टम या टू द सीपीयू दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट। मतलब ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू, ठीक है, हम कोई भी इनपुट या डेटा जब हम देना चाहते हैं तो जिन हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस के थ्रू सारे हम हार्डवेयर को, नहीं, इनपुट डिवाइस वो सारे हार्डवेयर हैं जिनके थ्रू हम सीपीयू को क्या करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब ठीक है, दूसरा है आउटपुट डिवाइस। आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट होता है, जिस हार्डवेयर पे डिस्प्ले होता है, ठीक है, जिस हार्डवेयर पे हम उसका आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं उसी को कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। तो मेन दो हो गए, पहला हो गया इनपुट जिनके थ्रू हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, ओके, आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट आया उसे डिस्प्ले कराएंगे। ओके, इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, मेनली आप यूज करते हैं कीबोर्ड माउस। ओके, कीबोर्ड माउस हो गया, इसके अलावा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जो क्या करेगा, सॉफ्ट हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करेगा, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब दैट इज रिटेन ऑन द प्लेस, पेपर। ओके, पेज और पेपर, जो पेपर पे हमने लिखा है या पेज पे लिखा है जिसे हम टच कर रहे हैं, ओके, जिसपे हम लिखते हैं, दैट इज योर हार्ड कॉपी। उस हार्ड कॉपी का इमेज बना के, पीडीएफ बना के, कुछ भी बना के अगर आप उसे सिस्टम में स्टोर कर देते हैं, दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी। ओके, तो कोई भी डेटा जब आपका पेज पे है, जैसे आपकी डिग्री है, आपके पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, मार्कशीट है, फोटो है, उसे आप स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद उसको सिस्टम या मोबाइल में स्टोर कर लिए, दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, टच स्क्रीन है, स्टाइलस है, जॉयस्टिक है,
OMR रीडर है, बार कोड रीडर है, एक्सेट्रा। बहुत सारे इनपुट डिवाइस आपके पास हैं, माइक है। ओके, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके इनपुट डिवाइस, जिनके थ्रू हम सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए अगला है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट होगा इसी पे दिखेगा, इसी हार्डवेयर पे, दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। ओके, आउटपुट डिवाइस में सबसे मेन एग्जांपल है आपका मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर के अलावा और भी बहुत सारे हैं, प्रिंटर आपने देखा, प्लॉटर देखा, प्रोजेक्टर देखा, स्पीकर देखा, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ओके, जो मेन पार्ट है दैट इज योर सीपीयू। ओके, जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है, ये इसी के पास जाओगा, ये काम करेगा और ठीक है देन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो मेन पार्ट आपका होता है सीपीयू, दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसी को डिस्क्राइब करना, और इसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, जो मेन पार्ट्स हैं दैट इज योर एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक्यूमुलेटर जिसे स्पेशल पर्पज रजिस्टर भी कहते हैं। दूसरा होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, मतलब रजिस्टर दो तरह के होते हैं। रजिस्टर पहला हो गया एक्यूमुलेटर या स्पेशल पर्पज रजिस्टर, दूसरा हो गया जनरल पर्पज रजिस्टर। एक और चीज होता है दैट इज योर कंट्रोल यूनिट। ओके, इसके अलावा आपके पास मेमोरी होती है सिस्टम में, और मेमोरी दो तरह की होती है, एक मेन मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा था ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी। ओके, और इन्हीं पार्ट्स के बारे में आपको जानना है। ओके, तो पहली बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, मतलब यही ब्रेन है, यही सारा काम करेगा। जैसे आपके पास ब्रेन है, आप हाथ से इनपुट देते हैं, उस इनपुट के साथ क्या करना है वो आपका ब्रेन डिसाइड करता है। ओके, तो यही चीज है, ये आपका ब्रेन है, जो भी इनपुट देंगे इसी के पास जाएगा, यही डिसाइड करेगा कि उसके साथ क्या काम करना है। ओके, चलिए तो मेन पार्ट्स की बात करते हैं, दैट इज योर एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की बात करें तो मेनली, ठीक है, क्या अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ओके, ये सारे आपके क्या हो गए अर्थमेटिक। ओके, मतलब अगर आप 3+5 देते हैं, ओके, अगर आप मैथ के ऑपरेशन करते हैं 3+5, तो वो जोड़ने का काम, एडिशन का काम कौन करेगा आपका एएलयू करेगा, यही दोनों को ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ओके, तो एएलयू, ठीक है, पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, जितने मैथमेटिकल। दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन, जहां ट्रू और फॉल्स आता है। जैसे अगर लेस देन ग्रेटर देन की बात करें, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, अगर यहाँ पे वैल्यू रखे तो ये न प्लस करेगा, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करेगा। यहाँ पे वैल्यू रखने पे ये सिर्फ चेक करके बताएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो मतलब ट्रू फॉल्स की वैल्यू चेक करना और मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, दोनों का यही यूनिट करता है, और इसी को कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, सिंपल डेफिनेशन, दोज यूनिट विच परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर नोन एज, ठीक है, एएलयू। ओके, बात करते हैं रजिस्टर। ओके, रजिस्टर क्या होता है, एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होता है। ओके, जिसमें हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, हम, ठीक है, जब डेटा स्टोर करते हैं, ओके, अगर हम चाहते हैं रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर करें, उसके लिए हम जनरल पर्पज रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। ओके, जनरल पर्पज मतलब दैट इज यूज्ड बाय द एनी यूजर। ओके, जैसे मैंने अभी स्टोरेज क्लास कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है इंट आई, ओके, मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल रैम में ना स्टोर होके, मेन मेमोरी में ना स्टोर होके कहाँ स्टोर हो, तो रजिस्टर, तो आगे क्या लिख देता था, रजिस्टर इंट आई। ओके, अगर आप रजिस्टर लिख दिए तो इसका मतलब ये वेरिएबल कहाँ जाके स्टोर होगा, रजिस्टर में। ओके, और किस रजिस्टर में, स्पेशल पर्पज में नहीं, जनरल पर्पज रजिस्टर। तो एक ऐसा रजिस्टर, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ओके, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जनरल पर्पज। ओके, तो स्पेशल या एक्यूमुलेटर, ठीक है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर वो रजिस्टर जो पहले से बने हुए हैं। ओके, आपको केवल उससे रीड करना है, उसमें आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते, इसीलिए नाम है स्पेशल पर्पज। जैसे एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर। ओके, प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके डेटा, उसका फिक्स ऑपरेशन है कि उसके अंदर हमेशा क्या होगा, अगर ये लाइन मैं रीड कर रहा हूं, ओके, मान लीजिए अगर मैं ये लाइन रीड कर रहा हूं, तो अगली लाइन इसके बाद कौन सी होगी, ठीक है, ये होगी कि ये होगी, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन होता है प्रोग्राम काउंटर में। ओके, वो हमेशा यही रखेगा, आप, ठीक है, खुद से कोई डेटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते। प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, नाम ही है प्रोग्राम काउंटर। मतलब अगर हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं करेंट टाइम में, तो इसके बाद कौन सी लाइन आनी है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर में अपने आप स्टोर हो जाती है। ओके, तो
स्पेशल पर्पज रजिस्टर ऐसा रजिस्टर जिसे हम केवल रीड ओनली के लिए यूज कर सकते हैं, हम इस पे कोई राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हमें कोई डेटा स्टोर करना है, अगर हम राइट करना चाहते हैं तो हम केवल किसका इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर। और ये बहुत छोटी मेमोरी स्पेस होती है, इसमें बहुत बड़ा डेटा स्टोर नहीं हो सकता। ओके, अगले बात करते हैं, दैट इज योर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जस्ट लाइक अ मॉनिटर, जैसा कि नाम है, कंट्रोल करेगा पूरे, ठीक है, ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एक ऐसी यूनिट जो जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, प्रोसेसिंग, सबको कंट्रोल करने का काम क्या हो रहा है, कंट्रोल यूनिट करेगा। कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं, एलयू के पास जो डेटा जाना चाहिए वो पहुंच रहा है कि नहीं, रजिस्टर में डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं, इनपुट सही से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ओके, जस्ट लाइक अ मॉनिटर है। okay? बात करते हैं, ठीक है, मेन चीज है मेमोरी। ओके, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एक ऐसा, ठीक है, डिवाइस जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक, ठीक है, आवर मेमोरी, हम लोग की मेमोरी क्या होती है, डेटा को स्टोर करती है जितना पढ़ाया जा रहा है। ओके, कुछ ना कुछ डेटा हमारे, ठीक है, मेमोरी में स्टोर होगा। अब दो तरह की मेमोरी होती है, जैसे हमारी मेमोरी है, कुछ लोगों की मेमोरी होती है जो बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत देर तक स्टोरेज हो सकता है। और कुछ लोगों की मेमोरी होती है जिसमें कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं, मेमोरी इसी बेसिस पे कैटेगराइज की गई। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी, ठीक है, मेमोरी जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। पहली बात, बहुत बड़ी मेमोरी नहीं होती है, स्मॉल मेमोरी होती है। क्यों स्मॉल होती है, उसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कभी परमानेंट नहीं होता है। ओके, ये क्या कहता है कि हम डेटा को टेम्पररी स्टोर करेंगे, मतलब परमानेंट फॉर्मेट में नहीं स्टोर करेंगे। और टेम्पररी कब तक, जब तक सिस्टम ऑन है तब तक डेटा स्टोर रहेगा, सिस्टम ऑफ करते ही डेटा हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसे बहुत लार्ज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लार्ज उसे बनाए जिसमें परमानेंट होता है, अगर टेम्पररी है तो उसे लार्ज बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी स्मॉल मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर होता है और टेम्पररी फॉर्मेट में स्टोर होता है। जबकि ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये आपका एक लार्ज मेमोरी है। और क्यों लार्ज है, क्योंकि इसमें डेटा जो स्टोर होता है दैट इज योर परमानेंट फॉर्मेट। ओके, इसमें परमानेंट फॉर्मेट में स्टोर करते हैं और इसमें, ठीक है, टेम्पररी फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ओके, चलिए प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, ओके, प्राइमरी मेमोरी सिंपल डेफिनेशन बताया, ठीक है, स्मॉल मेमोरी विच स्टोर द डेटा इन टेम्पररी फॉर्मेट। ओके, लेकिन प्राइमरी मेमोरी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला रैम और दूसरा रोम। प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स हुए, पहला रैम, दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इसे एक और नाम से जाना जाता है रीड राइट मेमोरी। इसे किसके नाम से जाता है, रीड राइट मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी भी जिसे कहते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का मतलब हुआ, हाँ नाम ही बता रहा है, केवल ऐसी मेमोरी जिस पे केवल कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, रीड ओनली, मतलब केवल रीड किया जा सकता है। मतलब इस पे जो डेटा स्टोर है, ओके, उस पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसे केवल हम रीड करेंगे, फेच करेंगे, ठीक है, उस पे हम कोई भी डेटा स्टोर नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा इंट ए, अगर मैंने सिंपली लिखा इंट ए, ओके, तो ये ए नाम की जो मेमोरी, ए नाम का जो वेरिएबल बना होगा वो किस मेमोरी में बना होगा, रोम में बन ही नहीं सकता, क्योंकि रोम को, ठीक है, हम केवल रीड के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई भी नया वैल्यू अलोकेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये इंटेक किसमें बना होगा, रैम में बना होगा। ओके, रैम जो होता है मेरा रीड राइट मेमोरी होता है, मतलब इसमें दोनों ऑपरेशन होता है, रीड भी एंड राइट भी। ओके, लेकिन रोम कहता है क्या कि हम रीड ओनली मेमोरी है। ओके, हमारे में डेटा पहले से स्टोर है, आप उसे केवल इस्तेमाल कीजिए। ओके, इस्तेमाल कीजिए रीड पर्पज के लिए, उस डेटा को एक्सेस करिए, रीड करिए, आप कुछ भी इस पे राइट मत करिए। ओके, इसीलिए रोम मेरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो गायब ना हो। देखिए वो दो मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो कुछ क्षणों बाद, कुछ समय बाद गायब हो जाए।
अब कुछ समय क्या मतलब तब तक न गायब हो जब तक सिस्टम ऑन। ओके, जब सिस्टम ऑफ हो डेटा क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा गायब हो जाता है जब सिस्टम को हम शट डाउन करते हैं। तो वही लिखा है, ठीक है, द कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ। ओके, या इज टर्न ऑफ, मतलब जब पावर बंद करते हैं, पावर सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं, तो डेटा क्या हो जाता है, मेरा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है, और इसी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल। रोम, ठीक है, परमानेंट होता है, इसका डेटा गायब नहीं होता है। ओके, इसका मतलब ये नॉन वोलेटाइल। और होता क्या है इसके अंदर, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो रोम के अंदर पहले से ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम इंस्टॉल होता है जिसका नाम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ओके, जो जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, तो उसे बूट कराने, मतलब उसे चेक करता है कि ऑल, ठीक है, हार्डवेयर एंड प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आर रनिंग और नॉट। ओके, इसे चेक करने के लिए एक पहले से, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ओके, तो रोम में पहले से, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसका नाम है बायोस। ओके, बेसिक इनपुट, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस प्रॉपरली, ठीक है, फंक्शनिंग में है कि नहीं। जब सिस्टम स्टार्ट हो उसे चेक करे, ठीक है, हमारे ओएस को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, ट्रांसफर करके प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करे, ओएस को स्टार्ट करे। ओके, इसका काम होता है बायोस। ओके, बात करते हैं रैम। ये ऐसी मेमोरी जिसे हम इस्तेमाल करेंगे, हम जो लिखते हैं इंट ए नाम का वेरिएबल जो क्रिएट होता है वो इसी के अंदर होता है। ओके, लेकिन वो ए नाम का वेरिएबल तब तक बना रहेगा जब तक सिस्टम ऑन है। सिस्टम ऑफ करिए, वेरिएबल गायब। ओके, प्रोग्राम बंद करिए, वेरिएबल गायब। उसका मतलब वोलेटाइल मेमोरी है, तब तक एक्सेस करेंगे, ठीक है, जब तक सिस्टम ऑन है। सिस्टम ऑफ कीजिए, डाटा क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। तो ये हो गया रैम एंड रोम। ओके, मैंने इसके पहले एक चीज और बताया था कि रैम भी दो तरह के होते हैं, एक डी रैम और एक एस रैम। ओके, रैम भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है डी रैम और दूसरा होता है एस रैम। डी रैम और एक होता है मेरा एस रैम। हाँ, अब डी रैम एस रैम क्या होता है, डी फॉर डायनेमिक, एस फॉर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब था फिक्स, मतलब चेंज ना हो, और डी रैम का मतलब डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब जो क्या हो, चेंज हो। ओके, तो डायनेमिक रैम, नाम से ही सुनिए, जो चेंज हो, और जहां चेंज होता है वहां क्या लगा होता है, कैपेसिटर। ऐसे याद रखिए। ओके, जहां चेंज हो रहा है वहां क्या लगा है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर का मतलब चार्ज। मतलब डी रैम में जो डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, चार्ज फॉर्मेट में स्टोर होगा। ओके, डी रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है दैट इज इन चार्ज फॉर्मेट एंड दैट इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, और कैपेसिटर के साथ दिक्कत क्या होती है, इसके अंदर लीकेज की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अपने आप धीरे धीरे लीकेज होता रहता है। ओके, तो अगर लीकेज है, तो लीकेज है तो 100% कुछ ना कुछ चार्ज, ठीक है, गायब हो जाएगा। और जब लीकेज होता है चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज होता है, ओके, तो उसे बार बार हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। ओके, मतलब इसमें एक चार्जिंग सर्किट अलग से होती है जिसे रिफ्रेशिंग सर्किट कहा जाता है। इसीलिए डी रैम थोड़ा स्लो भी होता है और इसका कास्ट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो डी रैम, ठीक है, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का मतलब जो बार बार चेंज होता रहे, चेंज होने का मतलब चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब चार्ज फॉर्मेट में स्टोर होगा डेटा। कैपेसिटर के साथ लीकेज की प्रॉपर्टी होती है, अगर लीकेज है तो 100% उसे बार बार चार्ज करना पड़ेगा। और इसीलिए, ठीक है, डी रैम हमारा स्लो होता है और थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। जबकि एस रैम के साथ ऐसा नहीं है, इसमें वोल्टेज में डेटा स्टोर करते हैं, इसीलिए इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ओके, और ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज है, ठीक है, इसका मतलब नो लीकेज। अगर नो लीकेज तो इसका मतलब नो रिफ्रेशिंग सर्किट, इसीलिए ये फास्ट भी होता है और इसकी, ठीक है, क्या कहते हैं, स्पीड भी क्या होती है, फास्ट होती है, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता इन कंपेयर टू एस डी रैम। ओके, तो ये है, ठीक है, आपका रैम। तो रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, हम इस्तेमाल रैम ही करते हैं। दो तरह के होते हैं, पहला होता है आपका डी रैम, दूसरा होता है एस रैम। डी रैम
डायनेमिक रैम, चार्ज, कैपेसिटर, लीकेज, ठीक है, चार्जिंग सर्किट, स्लो, ठीक है, कास्टली, ठीक है, एस रैम, वोल्टेज ट्रांजिस्टर, नो लीकेज, ठीक है, फास्ट एंड, ठीक है, नॉट कॉस्टली इन कंपेयर टू डी रैम। ओके, रोम, रोम क्या कहता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मतलब केवल रीड करेंगे, परमानेंट स्टोरेज होता है, इसका मतलब इसमें प्री इंस्टॉल्ड कोई सॉफ्टवेयर होता होगा, दैट इज नोन एज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ओके, अब बात करते हैं मेरे पास, ठीक है, बचा क्या, ठीक है, रोम की बात करते हैं। रोम भी कई तरह के होते हैं, सबके बारे में जानना नहीं हमें, सिर्फ नाम जान लीजिए। एम रोम, मास्टर रोम, ठीक है, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रेंडर एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलिए, ई प्रोम, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये सारे आपके, ठीक है, टाइप्स होते हैं रोम के। ओके, सिर्फ नाम जानना है, ठीक है, डिटेल नहीं जानना आपको। चलिए बात करते हैं, दैट्स लास्ट वन, दैट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, हाँ, मेमोरी दो, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब स्मॉल, टेम्पररी, सेकेंडरी मेमोरी लार्ज एंड परमानेंट। तो एक लार्ज मेमोरी है जिसमें डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और परमानेंट फॉर्मेट में स्टोर होता है। ओके, और इसमें दो तरह के मीडियम आते हैं तुम्हारे, या तो मैग्नेटिक मीडिया इस्तेमाल होगा, या तो ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया मतलब सीडी डीवीडी। ओके, ये आपने देखा होगा, सीडी डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, मैग्नेटिक मीडिया, हार्ड डिस्क, जो मेनली अब इस्तेमाल होता है, दैट इज योर हार्ड डिस्क। ओके, मैग्नेटिक टेप जो पहले इस्तेमाल होता था। ओके, एक टेप आता था जिसे हम कैसेट कहते थे, तो मैग्नेटिक टेप इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, आल्सो सेकेंडरी मेमोरी। ओके, और एक बहुत पहले फ्लॉप, हार्ड डिस्क के पहले चलता था, दैट इज योर फ्लॉपी डिस्क। ओके, तो ये हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो सिंपल अगर कहूँ कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है, तो फिर से एक बार शुरू से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है आपका। तो सिंपल अगर आपको लिखना है तो डिजिटल कंप्यूटर, पहली बात, डिजिटल कंप्यूटर इज अ system which takes input in binary format, process it according to program, and present output in binary format. Okay, this is the definition of digital computer. सिंपल डायग्राम है, तीन ही मेन कंपोनेंट होते हैं, यू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू। सीपीयू के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, बहुत बड़ा बड़ा डिफिनीशन नहीं लिखना है, छोटे में सबको डिस्क्राइब कर देना है। तो इनपुट डिवाइस, those hardwares which are used to provide raw data to the CPU, okay, is known as input device. For example, keyboard, mouse, joystick, scanner, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बार कोड रीडर, ओएमआर रीडर, माइक एटसेट्रा। ओके, बात करते हैं अगला, आउटपुट डिवाइस, those hardware which are used to display the output after processing. ओके, मतलब ऐसे हार्डवेयर जो आउटपुट डिस्प्ले करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, सबसे अच्छा एग्जांपल। देन प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता होगा, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को। ओके, अगला प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, बताया था प्लॉटर, ठीक है, लार्ज, अगर किसी पेज पे आपको प्रिंट करना है तो दैट इज प्रिंटर, अगर किसी पोस्टर को प्रेजेंट करना है किसी लार्ज पेपर पे या किसी क्लोथ्स पे, ठीक है, तो दैट इज डन बाय द प्लॉटर। ओके, फिर आपका हो गया प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मतलब जो लार्ज डिस्प्ले करता है। ओके, दैट इज प्लॉटर, प्रोजेक्टर, सॉरी। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पीकर, आप जानते ही हैं, स्पीकर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब बात कर रहे हैं, ठीक है, एक है सीपीयू, दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डिजिटल कंप्यूटर। For example, CPU consists of several parts. Okay, CPU is known as also brain of the computer. Okay, बात करते हैं एलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट जो दो ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। एक्यूमुलेटर, ओके, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ओके, only used for read only operation, not for write operation. Okay, general purpose register is to small storage device which is used for read and write both operation. Okay, सिंपल है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं प्रोग्राम काउंटर, और ये तो आपका सिंपल ही है।
Okay, control unit just like a monitor. Okay, monitor of the class. It control all the operation, input operation, output operation and processing of system. Okay, तो बस सिंपल डिफिनेशन लिखिए. प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी इज अ प्राइमरी मेमोरी की बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी इज स्मॉल मेमोरी विच स्टोर द डेटा इन टेम्पोररी फॉर्मेट. ठीक. टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, रैम, रोम. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी. ओके, रैम which is used for both read and write operation. ठीक है. ROM which is used for only read operation. It contains a pre-installed software known named as BIOS, basic input output software. Okay, simple है. Okay, RAM की बात करें, ठीक है, तो रैम भी आपका दो तरह के होते हैं. ठीक है, पहला होता है डी रैम. ओके, दूसरा होता है एस रैम. नाम से याद रखिएगा, डी रैम डायनेमिक मतलब चेंज मतलब कैपेसिटर. ओके, और मतलब चार्ज आ गया. ओके, एस रैम मतलब नो चेंज मतलब ट्रांजिस्टर वोल्टेज. ओके, ये हो गया, एक वोल्टेज फॉर्मेट में रखेगा और एक आपका चार्ज फॉर्मेट में रखेगा. ओके, सेकेंडरी मेमोरी. ओके, लार्ज मेमोरी विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन परमानेंट फॉर्मेट. ओके, ये भी दो तरह का होता है, एक या तो ऑप्टिकल मीडिया होगा या तो मैग्नेटिक. ऑप्टिकल मीडिया सीडी डीवीडी जिसमें आता है. ओके, और मैग्नेटिक मीडिया जिसमें आपका हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, एक्सेट्रा. ओके, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था. ओके, फर्स्ट यूनिट का. इसके अलावा ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट्स हैं. चलिए बात करते हैं एल्गोरिथम. ओके, सिंपल डेफिनेशन, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ओके, एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए जो भी हम स्टेप्स या जो भी हम कहते हैं कि रूल्स लिखते हैं, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम. ओके, अगर बात करें तो एल्गोरिथम की अगर ये बात करें इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम कैसे नापा जाता है. ओके, तो दो चीजें होती हैं, या तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी दिखी जाती है या तो टाइम कम्प्लेक्सिटी. स्पेस मतलब अगर किसी प्रोग्राम को रन कराना है तो आपको टोटल कितने स्पेस की जरूरत पड़ रही है. ओके, टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी प्रोग्राम को रन कराने में टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ, दैट इज नोन एज टाइम कम्प्लेक्सिटी. दिस इज योर इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम. ओके, तो चलिए ये हो गया एल्गोरिथम. एग्जांपल आप कोई भी लिख लीजिएगा. ठीक है, पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है और लास्ट वाला क्या होता है आपका स्टॉप होता है. ओके, जैसे सी बराबर ए प्लस बी के बाद है तो रीड. ठीक है, यहाँ पे हमने बताया है ग्रेटेस्ट नंबर एमंग थ्री नंबर्स, इसका एल्गोरिथम है. तो फर्स्ट वन इज योर स्टार्ट. ओके, रीड एक्स वाई जेड. ओके, सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप, अगर नेस्टेड इफ एल्स से मैं कर रहा हूँ, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो 100% एक्स को जेड से भी बड़ा होना चाहिए. अगर ऐसा है तो एक्स इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स की जगह आप लिख सकते हैं अदरवाइज. ओके, एल्स जेड इज ग्रेटेस्ट. अगर ये गलत है, स्टेप थर्ड गलत है, तो ये सीधा इस एल्स के पास जाएगा. और अगर ये गलत है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो इसका मतलब 100% वाई इज ग्रेटर देन एक्स. तो यहाँ क्या चेक कर लेना, वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो ग्रेटर वाई अदरवाइज जेड और स्टॉप. ओके, आप कोई भी एल्गोरिथम का एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल कोई भी एक प्रोग्राम लीजिए. ओके, उसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं. ओके, ये जरूर पता होना चाहिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एल्गोरिथम के. ओके, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ. ओके, इनपुट, आउटपुट, डिफिनिटनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस. ओके, इनपुट मैंने बताया था कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें इनपुट नहीं देना पड़ता है, जैसे पैटर्न वाला प्रोग्राम. ओके, तो इट में एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट, या तो जीरो इनपुट लेगा या तो जीरो से ज्यादा इनपुट लेगा, लेकिन एटलीस्ट प्रोड्यूस वन आउटपुट, लेकिन कोई ना कोई एक आउटपुट जरूर आएगा. ओके, फिर बात करते हैं डिफिनिटनेस. ठीक है, मतलब सारे स्टेप जो होने चाहिए क्लियर होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए. ओके, हर इंस्ट्रक्शन ठीक है वेल डिफाइंड एंड क्लियर होना चाहिए. फाइनाइटनेस मतलब नंबर ऑफ स्टेप मस्ट बी फिक्स्ड. ओके, मतलब ये नहीं कि हाँ ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं स्टार्ट हुआ स्टॉप हो ही नहीं रहा. ओके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप 1 2 3 4 जो नंबरिंग दे रहे हैं, दैट मस्ट बी फाइनाइट. ओके, फाइनाइट जरूर होना चाहिए. इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब जिस काम के लिए बनाया गया उसका आउटपुट जरूर आना चाहिए, वही काम होना चाहिए. ओके, तो फाइनाइट टाइम में ठीक है हमारा आउटपुट जरूर आ जाना चाहिए. ओके, तो वही इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस का मतलब एल्गोरिथम मस्ट परफॉर्म द गिवन ऑपरेशन. ओके, मस्ट प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट. ओके, ये है इफेक्टिवनेस. ये हो गया एल्गोरिथम. इसी तरह एक आपका और टॉपिक है दैट इज योर फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम. Graphical representation of algorithm is known as flowchart. For example, boxes. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोड़िए, पहले बॉक्सेस देख लेते हैं. फ्लो चार्ट अगर आपको
डिजाइन करना है तो 100% कुछ बॉक्स आपको पते होने चाहिए। ओके, कुछ सिंबल्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम फ्लो चार्ट बनाने के लिए। ओके, पहला होता है ओवल शेप, दैट इज स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स, मतलब स्टार्ट और स्टॉप को इसी से प्रेजेंट किया जाएगा। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगुलर शेप इस्तेमाल होता है। ओके, अगर आपको रीड एंड राइट ऑपरेशन मतलब स्कैनफ और प्रिंटफ करना है तो आपको रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम शेप इस्तेमाल करना होगा, जिसे हम इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं या रीड राइट बॉक्स कहते हैं। अगर आपको कोई कंडीशन चेक करना है तो उसके लिए डायमंड शेप यूज करते हैं, जिसे हम कंडीशन बॉक्स या डिसीजन बॉक्स कहते हैं। ओके, ये है, और सारे बॉक्स को जोड़ने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर एरे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ठीक है कोई भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना है तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, देन इनपुट, देन अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया हूँ। ओके, मॉडुलस कीजिए, अगर बराबर 0 आता है तो इवन है, अदरवाइज ऑड है, दोनों को कनेक्ट कीजिए और क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। ओके, ये है आपका फ्लो चार्ट। ओके, इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताए गए थे। ओके, तो एडवांटेज क्या होता था फ्लो चार्ट का? पहला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मोर इफेक्टिव देन प्रोग्राम, दैट इज अंडरस्टैंड बाय एवरी यूजर आइदर दे आर टेक्निकल और नॉट। तो इसका मतलब फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो सबको समझ में आता है, डायग्राम सबको समझ में आता है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। ओके, लेकिन अगर प्रोग्राम की बात करें तो वो केवल टेक्निकल बंदों को समझ में आएगा। ओके, स्कैनर पर प्रिंटर सबको नहीं पता होगा। ओके, यही चीज है। दूसरा क्या कि अगर हम मिस्टेक्स की बात करें, कभी कभार ठीक है ग्राफ से देख के ठीक है पता चल जाता है कि हाँ इस लाइन में मिस्टेक है, तो फाइंडिंग मिस्टेक्स इज इजियर इन ग्राफिकल फॉर्म। ओके, अगर हम मिस्टेक की बात करें तो कहाँ किस स्टेप में मिस्टेक हुआ है, अगर इसे देखना हो तो ग्राफ से हम ज्यादा या डायग्राम से हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आपका प्रोग्राम बहुत टफ है या कॉम्प्लेक्स है तो फ्लो चार्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका मतलब फ्लो चार्ट बहुत टफ हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाना इजी है इन कंपेयर टू फ्लो चार्ट, क्योंकि उसमें कई बार फॉर लूप चल रहा हो तो इतनी बार ठीक है आपको फॉर लूप का बार बार फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज मच टफ। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज, अगर बाय द वे प्रोग्राम में कहीं चेंज किया हमने तो हो सकता है पूरा मुझे फ्लो चार्ट शुरू से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ जाए। तो दूसरा डिसएडवांटेज कि अगर देयर इज सम चेंज इन द प्रोग्राम देन रिकंस्ट्रक्ट द फ्लो चार्ट अगेन। ओके, मतलब फिर से फ्लो चार्ट बनाइए। ओके, अगर आप प्रोग्राम में चेंज करते हैं। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स। ओके, इट इज द मीडियम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर, मतलब हम दो लोग जब आपस में बात करें, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करना चाहते हैं तो जिस कोई ना कोई मीडियम हमें चाहिए बात करने के लिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, चाहे इशारों में ही बात करें, तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज हमारा होता है। ओके, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे ही है जैसे लैंग्वेज के लिए, लेकिन अब यूजर बात नहीं करेंगे। ओके, अगर यूजर सिस्टम से इंटरेक्ट होना चाहता है तो एक मीडियम चाहिए, और उस मीडियम को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जैसे मैंने जो कोड लिखा ठीक है वो कोड समझ सकता है हमारा सिस्टम, हम सिस्टम से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते कि हाँ डायरेक्ट हम कम्युनिकेशन करना चाहें तो हम सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड फॉर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ठीक है सिस्टम इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मेनली दो तरह के होते हैं, पहला हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा लो लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ओके, और लो लेवल लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, पहला असेंबली लैंग्वेज और दूसरा मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बाइनरी लैंग्वेज या दूसरा असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो चलिए बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जो कोडिंग की जाती थी डायरेक्ट 0-1 के फॉर्मेट पे की जाती थी। ओके, जैसे अगर मुझे करना था ठीक है कि अगर मुझे ये काम करना है कि मुझे 20 को ए में ले जाके स्टोर करना है, तो इसके लिए ठीक है प्री डिफाइंड एक बाइनरी कोड्स था, उसी कोड्स को हम इस्तेमाल करते थे। ओके, मान लीजिए ठीक है आपको बी में स्टोर करना है, ठीक है, तो ये आप बाइनरी, तो मतलब सीधा बाइनरी, ये सारा जो इंग्लिश में लिखा है ये नहीं, सीधा यही लिखना होता था 011 101 ठीक है समथिंग, मतलब जो कोडिंग की जाती थी डायरेक्ट बाइनरी में की जाती थी। और आपको ये बात पता है कि अगर आपको 10 नंबर दे दिए जाए याद करने के लिए और 10 नाम दे दिए जाए याद करने के लिए, तो ज्यादा आसान नाम याद करना होता है इन कंपेयर टू नंबर। इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज में जो डायरेक्ट 0-1 के फॉर्मेट में कोडिंग की जाती थी दैट इज मच टफ टू रिमेम्बर ऑल द रेफरल कोड फॉर एनी ऑपरेशन। ओके, अगर आपको
कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपको कोडिंग बाइनरी में ही करनी पड़ेगी, मतलब आपको बाइनरी कोड से याद होने चाहिए, और बहुत टफ था बाइनरी कोड याद करना। ओके, इसीलिए ठीक है अगला लैंग्वेज निकाला गया, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ने क्या कहा, ठीक है, अभी मैंने बताया कि नाम याद करना ज्यादा आसान है, इसने वही काम कहा कि असेंबली लैंग्वेज ने 0 1 को रिप्लेस कर दिया कुछ वर्ड से। ओके, कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया और उसको रिप्लेस कर दिया 0 1 को। ओके, और उन वर्ड्स को कहा गया न्यूमोनिक्स। क्या कहा गया, न्यूमोनिक्स। जैसे जैसे जो 0 1 0 1, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ऐड करना है, ओके, ऐड करना है तो 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, 3 लाइन लिखता है ऐसे, उसके जगह मैंने लिख दिया ऐड एबी। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जिसका नाम था ऐड, और यही वर्ड ऐड क्या कहलाया आपका, न्यूमोनिक्स कहलाया। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स थे जिनके याद करके हम आसानी से ऑपरेशन कर सकते थे। आपका आसान था, ठीक है, इन कंपेयर टू बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन अभी भी हमें ये शब्द याद करने ही थे। ओके, क्या जरूरत है याद करने के लिए, अगर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सी बराबर, ठीक है, एडिशन का फार्मूला था A+B, तो क्यों ना सीधा A+B इस्तेमाल किया जाए। ओके, एंड दैट इज यूज्ड इन हाई लेवल, मतलब मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन एज इट इज इस्तेमाल किए गए जैसे वो मैथ्स में अपीयर होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मच इजियर हो गया इन कंपेयर टू आपका बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। क्यों इजियर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करना था। अगर आपको पता है कि एडिशन का फार्मूला C बराबर A+B होता है, तो वही इस्तेमाल करते थे हम लोग, C बराबर A+B। ओके, तो मेनली 3 लैंग्वेज हो गया आपके, ठीक है, पहला हो गया आपका बाइनरी लैंग्वेज, एंड दूसरा हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज, ओके, और तीसरा हो गया हाई लेवल। ओके, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। अगर मैंने लिखा है ये लाइन ऐड A, B, तो सिस्टम 100% मेरा बाइनरी समझता है। तो अगर बाइनरी लैंग्वेज की बात करें, अगर कोडिंग हम 0 1 0 1 में ही कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम इसे डायरेक्ट समझ सकता है। ओके, इसका मतलब बाइनरी लैंग्वेज में अगर कोडिंग करते हैं तो सिस्टम की स्पीड बहुत तेज होती है। क्यों बहुत तेज होती है, क्योंकि सिस्टम डायरेक्ट समझ सकता है 0 1 0 1 को। ओके, लेकिन अगर हम वही असेंबली लैंग्वेज